दोस्तों नमस्कार, मैं सत्या सेन आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बात करने आए हैं कि जब भी हम लोग मकान किराए पे लेते हैं, किराए पे रहते हैं तो मन में ख्याल आता है यार खुद का मकान होना चाहिए। और जब खुद के मकान रहते हैं तो मन में, जब हम मंथली ईएमआई देते हैं तो अपने मन में कंफ्यूजन रहता है कि यार अपने खुद के मकान में रह के और मंथली ईएमआई देना सही रहता है या होम लोन लेना सही रहता है या फिर किराए के मकान रह के आपको मंथली रेंट देना सही रहता है। तो आज मैं इस वीडियो पे आपको बताने जा रहा हूं, आपके लिए बहुत यूजफुल है। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन वीडियो के अंत तक बना रहना। मैं आज आपको सब कुछ बताने वाला हूं कि यदि आप खुद का मकान लेते हैं तो खुद के मकान लेने से क्या एडवांटेज है और क्या उससे नुकसान हो सकते हैं, और यदि आप किराए के मकान लेते हैं तो किराए के मकान में क्या एडवांटेज है और क्या उसका नुकसान है। तो दोनों चीजें मैं टॉपिक डिस्कस करूंगा। और यदि आप खुद के मकान यदि प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको क्या क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए, बहुत कुछ होने वाला है। तो मैं सबसे पहले बता दूं कि यदि आप खुद का मकान लेते हैं तो आपको क्या क्या फायदे हो सकते हैं। यदि आप खुद का मकान लेते हैं तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट, यदि मैं बात करूं होम लोन की, तो होम लोन की रेट ऑफ इंटरेस्ट सबसे कम होती है। यानी आप जितने भी लोन्स होते हैं, लोन के अंदर यदि बात करोगे, पर्सनल लोन हो, बिजनेस लोन हो, कोई भी लोन हो, लेकिन जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है होम लोन की वो सबसे कम होती है, जिसकी वजह से आपका जो मंथली आपको जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट के रूप में पैसा बहुत कम जाता है। और जब होम लोन आप दे रहे होते हैं तो आपका इंटरेस्ट प्लस आपका ईएमआई जब आप देते हो तो उससे आपका मंथली आपके कुछ इनकम भी स्टार्ट हो रही होती है। सेकेंडरी बात करूं तो यदि आप खुद के मकान में शिफ्ट होते हैं तो जो ईएमआई होती है वो हमेशा फिक्स रहती है। यानी आज अब आप बात करोगे, नॉर्मली यदि आपने प्रॉपर्टी किराए पे ली है तो 15 साल बाद में, आज आप जितना भी रेंट पे कर रहे थे, 10,000 रेंट दे रहे हैं तो 15 साल बाद में आपका रेंट मान के चलो 20,000 होना ही होना है। कभी बढ़ेगा कभी नहीं बढ़ेगा, लेकिन आपका रेंट 15 साल में डबल होता है। लेकिन यदि मैं बात करूं ईएमआई, तो ईएमआई यदि आपके आज के यदि मान लो ईएमआई 18,000 आ रही है, 15,000, जितनी भी आपकी ईएमआई आ रही है, वो जब तक आपका लोन खत्म नहीं होता आपकी ईएमआई हमेशा फिक्स रहती है, लेकिन रेंट आपका हमेशा बढ़ता रहता है। तीसरा सबसे बड़ा फायदा बताऊं कि फोर्सफुली सेविंग करते हैं। जब अपने खुद का मकान लेते हैं, जब अपने खुद का मकान लेते हैं, अपने एक डाउन पेमेंट के रूप में पैसा देते हैं, प्लस एक मंथली ईएमआई देते हैं। तो आप जितने भी जो भी आपका महीने का बजट आप बनाते हो तो सबसे पहले अपनी ईएमआई का पैसा निकालते हो, उसके बाद पूरा बजट का प्लान करते हो। तो आपकी एक फोर्सफुली सेविंग, जिसको अपन कहते हैं कि आपकी फोर्सफुली सेविंग हो पाती है बिकॉज ऑफ डाउन पेमेंट और बिकॉज ऑफ मंथली ईएमआई। तो ईएमआई आप करते करते इसकी वजह से आपकी होती है। फोर्थ सबसे बड़ा फायदा बताऊं कि यदि आप खुद का मकान लेते हैं तो आप कहीं ना कहीं रिटायरमेंट का प्लानिंग कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अपनी लाइफ को सिक्योर कर रहे हो, या फिर मैं आपको बताऊं कि आप एक तरह से इंश्योरेंस पॉलिसी आप ले रहे हो। क्योंकि आप जब आप मंथली आप ईएमआई जब आप भरते हो तो ईएमआई की कहीं ना कहीं एक एज के बाद में, या 15 साल के यदि आपने लोन लिया है, 60 साल की एज पे आपका ईएमआई खत्म हो जाएगा। लेकिन आपको यदि किराए के मकान में है तो आपको 60 साल की एज के बाद भी आपको रेंट देना ही देना होगा, आपकी इनकम होए या नहीं होए। और कहीं ना कहीं जो फैमिली सिक्योरिटी भी यदि फील करती है, घर में जो फीमेल्स होती है, घर में जो वाइफ होती है या बच्चे होते हैं, वो भी अपने खुद के मकान में रहकर अपने आप को सेफ एंड सिक्योर में महसूस करते हैं, क्योंकि वो खुद के प्लान रह रहे होते हैं। तो यदि आज आप मंथली ईएमआई दे रहे हो तो कहीं ना कहीं आप रिटायरमेंट की प्लानिंग कर रहे हैं कि जब आप रिटायरमेंट होने का प्लान करेंगे, जब भी आप रिटायर होंगे या जब भी आपकी इनकम बंद होगी या इनकम कम होगी, उस समय आपको जब मंथली रेंट देते हो, रेंट के रूप में आपको कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट होता है। और ईएमआई जब अपन बनाते हैं, यानी होम लोन जब लेते हैं, तो नॉर्मली 15 साल के लिए होम लोन लेते हैं, लेकिन बैंक का डेटा बोलता है कि 8 से 9 साल के अंदर नॉर्मली जितने भी होम लोन्स लेते हैं, नॉर्मली यदि बात करूं तो 99% तक जो होम लोन्स है वो 7 to 8 ईयर में क्लोज हो जाते हैं। क्योंकि समय के साथ आपकी इनकम बढ़ती है, और इनकम जब बढ़ती है या फिर आप कुछ नए नए इनकम की प्लानिंग करते हैं या कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा करने की प्लानिंग करने के साथ साथ आप कहीं ना कहीं जब भी पैसा एक्स्ट्रा आता है तो आप होम लोन में डालते हैं, तो आपका कहीं ना कहीं आपको बड़ा बेनिफिट होता है कि आप जब जो लोन आपने 15 साल के लिया था, 15 साल का नहीं दे करके आपने एक्स्ट्रा प्लानिंग करके 8 से 9 साल में ऑलमोस्ट सभी लोग 8 से 9 साल में अपना होम लोन खत्म करते हैं। तो ये बड़े बड़े कारण थे कि यदि आप खुद का मकान शिफ्ट होते हैं तो आपको शिफ्ट होने में या खुद का मकान लेने में क्या बेनिफिट है। यदि मैं बात करूं कि खुद का मकान लेते हैं, जब लेते हैं होम लोन लेते हैं, तो उसके डिसएडवांटेज क्या है। डिसएडवांटेज यदि बात करूं तो इसमें आपको कहीं ना कहीं डाउन पेमेंट की व्यवस्था करनी पड़ती है, जो कि नॉर्मली यदि आपने कोई भी प्रॉपर्टी ली है तो 20 to 30% आपको डाउन पेमेंट की व्यवस्था करनी पड़ती है। सपोज आपने 1 करोड़ की प्रॉपर्टी ली तो 20 से 30 लाख का कहीं ना कहीं आपको डाउन पेमेंट का अरेंज करना होता है, जो कि आप कहीं ना कहीं होम लोन के अलावा कोई दूसरा लोन लेके आप प्लान करते हैं, जिसकी वजह से आप कहीं ना कहीं प्रेशर में आते हैं। सेकंड, आपको जब भी आप मंथली ईएमआई भरते हैं तो आपका ईएमआई में आपका प्रिंसिपल प्लस आपका इंटरेस्ट होता है, तो आपको प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट देना होता है। यदि मैं उसकी बात करूं कि वही सेम प्रॉपर्टी आपको बहुत कम रेंट पे आपको किराए मिल सकती थी, लेकिन आपने चूंकि आपने होम लोन ले लिया तो उसकी आप बात करोगे यदि 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है तो उसकी ईएमआई आपके होता है 1 लाख के आसपास है, या 80,000 से 1 लाख के बीच में आएगी। लेकिन वही सेम प्रॉपर्टी आपको 20 से 25,000 में किराए पे मिल सकती है। तो ईएमआई वाला पार्ट होता है बहुत बड़ा होता है, जिससे कहीं ना कहीं आपकी लाइफस्टाइल में थोड़ी सी दिक्कत आती है और कहीं ना कहीं आप प्रेशर में, बर्डन में आते हैं। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, मेंटेनेंस कॉस्ट।
यदि यदि आप अपना खुद का मकान में जाते हैं और आप होम लोन दे रहे हैं, आप ईएमआई भी दे रहे हैं, लेकिन आपको कहीं ना कहीं मेंटेनेंस कॉस्ट भी आपको आती है, जो कि आपका 1% अप्रोक्स आपका प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या है उसके हिसाब से 1 करोड़ तक ही आती है, मतलब 1% आता है। यदि आपने 1 करोड़ की प्रॉपर्टी ली है तो कहीं ना कहीं उसका सालाना 1 लाख का खर्चा, या आपको 2 साल 3 साल में जब भी उसमें कलर पेंट या कुछ मेंटेनेंस कराएंगे तो आपका 1% खर्चा आता है। तो मेंटेनेंस कॉस्ट नॉर्मली लोग भूल जाते हैं या उस पर ध्यान नहीं देते। तो यदि आप खुद के मकान में शिफ्ट हो रहे हैं तो आप ईएमआई देने के बावजूद भी आपको मेंटेनेंस कॉस्ट देनी होती है, जो कि रेंटल के मकान में ये चीज आपको देना नहीं होता। अभी तक अपन ने बात की थी कि अपना जो मकान है, खुद के मकान में रहने में क्या फायदा है, या हमने होम लोन क्यों चॉइस किया था, लेकिन अभी हम होम लोन में नहीं जाकर के और किराए के मकान में क्यों जाए, इसके लिए हम लोग बात करने जा रहे हैं कि किराए के मकान रहने के क्या फायदे हो सकते हैं, क्या नुकसान हो सकते हैं। तो किराए के मकान यदि मैं बात करूं तो किराए के मकान में अपने को डाउन पेमेंट की व्यवस्था नहीं करनी होती। अपन डायरेक्ट अपने जो अपनी प्रॉपर्टी लेनी होती है वो 1 महीने का 2 महीने का कहीं रेंट होता है, कहीं वो भी नहीं होता, और डायरेक्ट अपना मंथली रेंट देके अपनी स्टार्ट होते हैं। तो डाउन पेमेंट का जो कहीं ना कहीं अपने पे एक बहुत बड़ा बर्डन आने वाला होता है, जो कि 20 to 30% मतलब प्रॉपर्टी के साथ जितने वैल्यू का प्रॉपर्टी लेना जा रहे हैं उसके हिसाब से वो प्रॉपर्टी का आपको जो 20 से 30% देना होता है वो आपका कहने का सेव होता है। नो ईएमआई, यानी आपको मंथली ईएमआई देनी नहीं होती। ईएमआई के बजाय यदि मैं बात करूं तो रेंटल यील्ड बहुत कम होती है। यानी जयपुर के अंदर या जयपुर में यदि बात करूं, बेंगलोर की, हैदराबाद की, कहीं भी जाओगे तो 1.5 to 3% मैक्सिमम रेंटल यील्ड होती है। यानी आपने कोई 1 करोड़ की प्रॉपर्टी ली, यदि मैं बात करता हूं यदि आपका 2.5% भी है या आपका यदि 3% भी है तो आपको 1 साल का 3 लाख रुपए मैक्सिमम आपको किराया देना होता है। यानी इसका जो रेंटल यील्ड होता है, जो ईएमआई यदि मैंने 1 करोड़ की प्रॉपर्टी यदि ली है तो और यदि ईएमआई बनाता हूं तो कहीं ना कहीं 80 से 90 हजार ईएमआई होती है, और रेंटल वाले पोर्शन के अंदर वही आपका काम 20 से 25 हजार के अंदर मंथली रेंट के अंदर हो जाता है। तो रेंटल यील्ड बहुत कम होती है, तो आपका ईएमआई में बचत होती है। एनी टाइम स्विच कर सकते हैं आप, कि जब आप प्रॉपर्टी में रह रहे होते हैं तो आप अभी प्राइवेट सेक्टर में होते हैं या गवर्नमेंट जॉब में होते हैं या कोई बिजनेस कर रहे होते हैं या बच्चे पढ़ाई कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं अपने को बहुत बहुत बड़े डिसीजन लेने होते हैं। कहीं ना कहीं अपनी जॉब भी स्विच करना पड़ता है, कभी अपने बच्चों की पढ़ाई के हिसाब से अपनी लोकेशन चेंज करना पड़ता है, या कहीं ना कहीं अपना इंटर सिटी के अंदर भी यदि मान लो वो चेंज लेना होता है, या सिटी से बाहर भी अपने को कहीं स्विच करना होता है, तो रेंटल की प्रॉपर्टी में बहुत आसान होता है डिसीजन लेना कि आज मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ और मेरे को लोकेशन ये वाली सूट नहीं कर रही, मुझे कहीं और जाना है, तो मैं इजीली चेंज कर सकता हूँ। लेकिन यदि आप खुद के मकान में रह रहे हैं, यदि आपने होम लोन ले रखा है, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा लोड होता है, क्योंकि आप उस प्रॉपर्टी को रेंट भी लगाते हैं तो इतना अच्छा रेंट नहीं मिलता जितना उसका आपका मेंटेनेंस या आप उसमें अपनी ईएमआई दे रहे होते हैं, और कहीं और भी जाके आपको दोबारा रेंट पे करना होता है। तो इस वाले केस में अपन देखें, इस वाले सिनेरियो में अपन चेक करें, तो कहीं ना कहीं रेंट पे प्रॉपर्टी रहना बहुत आसान होता है। प्रॉपर्टी सिलेक्शन करना, यानी आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपनी प्रॉपर्टी को सिलेक्ट कर पाते हैं। दूसरा, एक अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल आप जी पाते हैं रेंटल की प्रॉपर्टी में। आप बोलेंगे लग्जरी कैसे, कि आप जब भी प्रॉपर्टी रेंट पे लेते हैं तो आप कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा आउटर जाके प्रॉपर्टी किराए पे नहीं लेते। इसके पीछे कारण क्या होता है कि आपकी जो प्रॉपर्टी का बजट होता है, नॉर्मली यदि किसी का बजट होता है, बजट थोड़ा कम होता है, तो कहीं ना कहीं सिटी से बाहर जाके अपनी प्रॉपर्टी को परचेज करता है, जो कि थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है या थोड़ा चैलेंजिंग होता है वहां से अप डाउन करना, या वहां पे आसपास की सारी मार्केट होना, या बच्चों के स्कूल्स वगैरह होना, या हॉस्पिटल्स वगैरह होना, इन सब में कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज कर रहा होता है। लेकिन यदि वो किराए के मकान रह रहा है तो वो उस जगह को फाइनल करता है जहां पे उसको आसपास पूरा मार्केट होता है, आसपास हॉस्पिटल्स होते हैं, स्कूल्स होते हैं, मतलब उसके आसपास उसको कौन सा सबसे बेस्ट एरिया कौन सा रहता है, तो एक अच्छी लाइफस्टाइल वो नॉर्मली जी पाते हैं यदि वो रेंट के मकान रहते हैं। दूसरा, एक सबसे बड़ा पॉइंट जो कि लोग भूल रहे होते हैं, सेव मेंटेनेंस कॉस्ट। यानी आप जब खुद के मकान में रह रहे होते हैं तो आप ईएमआई देने के बाद भी आपको सालाना मान के चलो 1% जो कॉस्ट होती है मेंटेनेंस की आप दे रहे होते हैं, लेकिन रेंट के मकान में मेंटेनेंस के नाम पे आपको कोई पैसा नहीं देना होता। आप केवल अपना मंथली रेंट देते हैं और उसके बाद उसको कुछ भी मेंटेनेंस करना है वो सारी जिम्मेदारी ऑनर की होती है, भले उसमें कोई बड़ा खर्चा आ रहा है या कोई छोटा खर्चा आ रहा है। तो इस वाले केस में आप अपना मेंटेनेंस कॉस्ट बचा रहे होते हैं। यदि मैं बात करूं कि रेंट के मकान रहते हैं नुकसान क्या हो सकता है, तो रेंट के मकान में जो सबसे बड़ा नुकसान है वो होता है अनसिक्योरिटी। क्योंकि जब भी हम रेंट के मकान रहते हैं तो अनसिक्योरिटी हमेशा अपने को कहीं ना कहीं रहती है कि रेंट हमेशा हर साल बढ़ रहा होता है। अब आपकी इनकम बढ़े या ना बढ़े, लेकिन आपको समय के हिसाब से आपको रेंट आपका बढ़ रहा होता है। दूसरा, फैमिली में जितनी फीमेल्स होती है अपने को भी सिक्योरिटी फील तो होती है अपना खुद का मकान हो रहा है, लेकिन किराए के मकान में आपको अनसिक्योरिटी हमेशा रहती है, रेंट हमेशा बढ़ता रहता है। और यदि मैं एक कैलकुलेशन यदि आपको बताना चाहूँ कि रेंट के मकान यदि आप रह रहे हैं और कैलकुलेशन यदि मैं बताऊं कि यहां पे क्या फायदा हो सकता है, कि आपने मान लो कोई प्रॉपर्टी ली जिसकी, मैं थोड़ा सा बड़ी प्रॉपर्टी का एग्जांपल देता हूं, फिर मैं छोटी एक फ्लैट का भी एग्जांपल दूंगा। कि मान लो आपने कोई 70 लाख की प्रॉपर्टी ली,
लैंड की कॉस्ट 70 लाख थी और आपने 30 लाख में बनाने में लगा, यानी टोटल प्रॉपर्टी की वैल्यू आपका 1 CR हो गया। अब 1 CR की जो प्रॉपर्टी है, यदि मैं उसकी रेंट की बात करूं तो रेंट आपको 20 पैसा, यानी मैं आपको बात करूं 2.40, यदि उसके रेंटल यील्ड मान ले, जो कि बहुत बेस्ट होती है, यानी बैंगलोर हैदराबाद जैसी सिटी के अंदर 2.40 3% मैक्सिमम माना जाता है। तो आपको 20,000 रुपए मंथली रेंट पे आपको प्रॉपर्टी किराया मिल जाएगी। अब 15 साल में 20 साल जो प्रॉपर्टी आप ले रहे हो वो आपका डबल, यानी उसका रेंट हो जाएगा 15 साल में डबल हो जाएगा। तो मैं मान के चलता हूं, चलो ठीक है, मैं इसका बीच वाला लेता हूं कि मैं 20 के बाद 15 साल बाद 40,000 होगी, मैं इसको 30,000 के हिसाब से कैलकुलेशन करता हूं कि मान लो सपोज को आज का किराया 30,000 रुपए और आपने 12 महीने का किराया दे रहे हो, 12 36 3,60,000 रुपए, और 3,60,000 रुपए आपने, अब मैं मान के चलो आप हर साल 3,60,000 रुपए किराया दे रहे हो और आपने 30 लाख रुपए बनाने में लगाए थे कि मैंने जो पैसा लगाया 30 लाख रुपए बनाने के अंदर, नॉर्मली कंस्ट्रक्शन का पैसा कभी भी किसी भी एंड यूजर को कभी भी कंस्ट्रक्शन में पैसा नहीं मिलता। इसको एग्जांपल समझो, सपोज आपने 15 साल पहले कोई लैंड लिया था और उसमें आपने कोई बढ़िया सा मकान बनाया और आज जब बेचने जाएंगे तो कोई भी आपको जो बायर है वो आपको ही बोलेगा ये प्रॉपर्टी मेरे हिसाब से बनी हुई नहीं है, मेरे को इसमें आपको बनाने का पैसा कभी नहीं मिलने वाला, आपको केवल और केवल लैंड का पैसा मिलता है। तो आप 30 लाख रुपए जो आपने लगाए हैं, जिसका पैसा कभी आपको मिलने वाला नहीं है, आपका जो अप्रिसिएशन होगा वो केवल 17 लाख होने वाला है, क्योंकि लैंड की कॉस्ट 70 लाख है। तो आप जो 30 लाख रुपए जो आपने कंस्ट्रक्शन में पैसा लगाया, जो कि आज आपको जीरो होगा, जिसका मंथली रेंट भी आपका ईएमआई भी आप दोगे और इंटरेस्ट भी दोगे, वो आपको 30 लाख रुपए निकालने में, इसी कैलकुलेशन से आपको 8 से 9 साल लगने वाले हैं। कौन सा पैसा निकालने में? केवल और केवल वो पैसा जो आपने कंस्ट्रक्शन में लगाया। अब दूसरा एग्जांपल देता हूं फ्लैट का। मान लो आपने कोई फ्लैट लिया, 40 लाख का कोई आपने फ्लैट लिया और 40 लाख का जो फ्लैट की जो आपका मंथली ईएमआई की, फ्लैट का ईएमआई या फ्लैट का रेंटल यील्ड बहुत कम होता है, 1.5% मुश्किल से होता है। यानी मैं इसका बात करूं 1.5% यदि मंथली बात हो तो आपका किराया बनता है 6,000 रुपए, यानी 15 पैसा 15 चौके 60, 6,000 रुपए महीने का किराया हो गया। अब मैं इसको मांग के चलता हूं कि 15 साल में डबल हो जाएगा, यानी इसका बीच का दीपक लेते 9,000 मंथली किराया होता है। 9,000 यानी आप 12 नाम आपको इसको कैलकुलेशन लगाओगे तो आपको कहीं ना कहीं 30 से 35 साल लगेंगे आपको अपना 40 लाख रुपए निकालने में। अब 30 से 35 साल में आपका जो फ्लैट है उसमें लैंड का इतना अप्रिसिएशन इसलिए नहीं होगा क्योंकि लैंड का शेयरिंग बहुत कम है, और फ्लैट में जो आपने पैसा दिया वो कंस्ट्रक्शन और वहां की लाइफस्टाइल के लिए पैसा दिया, तो उसका इतना ज्यादा अप्रिसिएशन नहीं हो पाता। तो आपने जो फ्लैट में जो पैसा दिया, आपने जो अपना पैसा दिया, आप उससे इनकम की प्लानिंग कर रहे हैं, ग्रोथ की प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन वही पैसा निकालने में 30 से 35 साल आपको लग गए। अब आपको बात करूं कि यदि आप किराए के मकान में रह रहे हैं और यदि आप खुद के मकान में रह रहे हैं, और आज यदि आप जहां प्रॉपर्टी के प्लान कर पा रहे हैं, आपके मन में बहुत सारे कंफ्यूजन है, आप डाउटफुल है कि मेरी जॉब है आज यहाँ पे है या नहीं है, कल को मेरे को यहाँ पे आसपास मार्केट नहीं है, जो प्रॉपर्टी देख रहा हूं या तो फ्लैट लेना पड़ रहा है, फ्लैट में तक ग्रोथ है नहीं, तो मैं लैंड कैसा लूं। तो मैं आपको अब मैं बताने वाला हूं कि आपको किस तरह आप अपने खुद के मकान की प्लानिंग कर सकते हैं। तो अभी तक आपने जाना कि किराए के मकान रहते हैं तो अलग तो ये प्रॉब्लम्स आती है, उसके अलग फायदे हैं, अलग नुकसान है, और यदि खुद के मकान जाते हैं, यदि होम लोन यदि सिलेक्शन करते हैं उसके अलग फायदे हैं या उसके अलग नुकसान है। तो अपन कैसे इसमें से सॉल्यूशन निकाल के और अपनी खुद की प्रॉपर्टी बनाए, क्योंकि खुद की प्रॉपर्टी होनी चाहिए, खुद का मकान होना ही होना चाहिए। तो दोस्तों मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने जा रहा हूं कि आप किराए के मकान में रहते हुए कैसे प्लान कर सकते हैं या आपको कब प्लान करना चाहिए। तो यदि आप किराए के मकान में रह रहे हैं तो आपको किराए के मकान में प्लान करना चाहिए। कारण क्या है कि अभी जहां आप रह रहे हैं, प्रॉपर्टी में दो तरह की प्रॉपर्टी मिलती है, नॉर्मली एक लैंड मिलता है, विला मिलता है, या आपको फ्लैट की प्लानिंग कर रहे होते हैं। तो जहां आप रह रहे हैं उसके आसपास आपको फ्लैट की प्लानिंग जब करेंगे तो फ्लैट आपको बहुत ईजी लगता है, मूवेबल, कि अपने फ्लैट में बहुत आसानी से शिफ्ट हो सकते हैं और फ्लैट को परचेज करना बहुत आसान होता है, रेडी टू शिफ्ट होता है, और वहां पे कहने की एक लाइफस्टाइल भी आपको मिल रही होती है। लेकिन मैं यदि बात करूं फ्लैट में कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ज्यादा होती है और वहां पे लाइफस्टाइल का पैसा ज्यादा दे रहे होते हैं। इवन वहां पे जो लैंड का जो शेयरिंग होता है बहुत कम होता है। तो कल को यदि अपन अप्रिसिएशन की बात करें तो लैंड में जब शेयरिंग कम है तो वहां पे अप्रिसिएशन बहुत कम होना होता है। तो अपन ऐसा यदि प्लान कर सकते हैं कि यदि आप लैंड यदि परचेज करें, अब लैंड कैसे परचेज करना है कि यदि आप रेंट का मकान तो रेंटल यील्ड बहुत कम है, ये बहुत बड़ा बेनिफिट है आपको कि कोई भी प्रॉपर्टी आप जहां रह रहे हैं वो आपके रेंटल यील्ड बहुत कम है, ईएमआई उसकी ज्यादा आती है। तो आप रेंटल यील्ड का फायदा उठाएं और ऐसी एक प्रॉपर्टी प्लान करें जहां पे आप खरीदने का प्लान कर रहे हैं या जितना आप कंप्रोमाइज कर सकते हैं। सपोज करो बिल्कुल आप शहर के बीच में रह रहे हैं और अभी आप कोई फ्लैट देख रहे हैं जो कि आपके वहां से 5 से 10 किलोमीटर दूरी पर है और वो वहां पे हो सकता है कि आपको बहुत कम रेट पे मिल रहा हो, तो आप वहां पे शिफ्ट होने का प्लान करें और आप वो जो कॉम्प्रोमाइज खरीद के करने का प्लान करें तो रेंट के मकान में करें, क्योंकि जहां पे अभी आप रह रहे हैं वो शहर के बीचों बीच आप रह रहे हैं और हो सकता है यहाँ पे रेंट ज्यादा हो लेकिन उस प्रॉपर्टी की वैल्यू कम है तो वहां पर रेंटल यील्ड कम होगा और कहीं ना कहीं आपका मंथली रेंट से सेव होने से कहीं ना कहीं आपका मंथली पैसा बच रहा होगा। तो उस पैसे को आपको कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो जो पैसा बढ़ता है वो हमेशा लैंड के अंदर बढ़ता है। तो लैंड वर्सेस कंस्ट्रक्शन की बात करूं तो सपोज करो आपने कोई ऐसे एरिया में प्रॉपर्टी परचेज करने का प्लान करना चाहिए जहां पे आप लैंड ले सकें और उसको कुछ समय तक
को होल्ड करें एज ए लैंड, और उसके बाद उसके जो लैंड अप्रिसिएशन होगा, क्योंकि लैंड से लैंड बनाना आसान होता है, यानी आप अपने खुद के पैसे से यदि प्रॉपर्टी परचेज करते हैं तो बहुत मुश्किल होता है। लेकिन यदि आपने आपस कोई प्लॉट है और आपको यदि प्रॉपर्टी समझ में आ रही है, और यदि प्लॉट आपने जो लिया था आपने बहुत काफी समय पहले लिया था, प्लॉट की वैल्यू बढ़ती है, तो उस प्लॉट को सेल करके आप कहीं भी जयपुर, कहीं भी शहर के अंदर आप प्लानिंग कर सकते हैं। तो अब मैं बात करूं कौन से एरिया में रेटें बढ़ती है, यानी प्लॉट लेने से पहले अपने को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे बड़ा है कनेक्टिविटी, कि लैंड की कॉस्ट उसी एरिया में बढ़ती है, जयपुर में या किसी भी शहर में ऐसी सब जगह लैंड की वैल्यू नहीं बढ़ती। लैंड बनने के पीछे कारण होता है कनेक्टिविटी, की जिस जहां आप रह सकते हो वहां पे कोई भी रह सकता है, जहां आप रहने का प्लान नहीं कर रहे, इसका मतलब कोई भी वहां रहने में दिक्कत आएगी तो वहां पे प्लान कोई नहीं कर पाएगा। तो कनेक्टिविटी उसकी क्या है, कनेक्टिविटी आज बहुत अच्छी, तो उसकी कीमत बहुत ज्यादा होगी, लेकिन आप वहां का मास्टर प्लान देखें, उस शहर का मास्टर प्लान देखें कि उसमें कोई बड़ा रिंग रोड निकलने वाला है या कोई बड़ा हाईवे निकलने वाला है उसके आसपास से, तो उसे कनेक्टिविटी क्या बेस्ट होने वाली है, यानी आज कनेक्टिविटी बेस्ट नहीं भी है, फ्यूचर में कनेक्टिविटी अच्छी होने वाली है। तो एक रेंट आपका लैंड अप्रिसिएशन में, यानी आपकी कीमत बढ़ाने में बहुत बहुत बड़ा भागीदार होता है। दूसरा बड़ा कारण होता है कि उस एरिया में कोई एम्प्लॉयमेंट आ रहा है, यानी गवर्नमेंट कोई ऐसा प्रोजेक्ट है कि वहां पे कोई इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप हो रहा है, या उस एरिया में कोई सेज डेवलप हो रहा है जहां पे स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है, या वहां पे कोई ना कोई ऐसी इंडस्ट्री लगने वाली है जिसकी वजह से वहां पे कोई बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट आने वाला है। तो जिस एरिया में एम्प्लॉयमेंट आता है उस एरिया में बसावट 100% आती है, कि जहां पे लोग वर्किंग करते हैं उसके आसपास लोग रहने का प्लान करते हैं। इसके अलावा आप देखें कि गवर्नमेंट के एज पर मास्टर प्लान वहां पे उस वाले एरिया के अंदर कोई अर्बन जो एरिया है, वो अर्बन एरिया, अर्बन जो गवर्नमेंट प्लान करती है, तो अर्बन गवर्नमेंट पूरा प्लान करती है कि आज जिस एरिया, जिस शहर में जो 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 पब्लिक रह रही है, उसके अलावा उनको ग्रीन एरिया भी देना होता है, एग्रीकल्चर लैंड भी देनी होती है, उस एरिया में पहाड़ पर्वत वगैरह भी होते हैं, तो उन सबके लिए लैंड छोड़ने के बाद में कुछ एक ऐसे एरिया होती है जिस एरिया में गवर्नमेंट फ्यूचर में अपनी पॉपुलेशन को आगे बढ़ा रही होती है। तो अर्बन 1 एरिया कौन सा है, अर्बन 2 एरिया कौन सा है, तो आप कोई ऐसे एरिया में लैंड का प्लान करें जो कि नियर टू शहर, यानी जिस एरिया में शहर आपका बढ़ने वाला होता है उस एरिया में देखिए कोई पीयू जोन है क्या, यानी आप मास्टर प्लान देखेंगे पब्लिक यूटिलिटी जोन होता है कि उस एरिया में कोई पीयू जोन है। जैसे पीयू जोन में क्या होता है, उस एरिया में जहां पीयू जोन होता है वहां पे स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल या यूनिवर्सिटी इस तरह की चीजें वहां डेवलप हो रही होती है, तो वहां पे आने वाले टाइम में बच्चों को एजुकेशन रहेगा, प्लस मेडिकल फैसिलिटी अच्छी मिल रहेगी, और उस एरिया में एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, जिससे आपका जिस एरिया में आपने लैंड ली उस लैंड की आपकी वैल्यू बढ़ने का बहुत बड़ा कारण होता है। एक आप देखें कि अभी आप जो प्रॉपर्टी के प्लान कर रहे हैं, जो फ्लैट या कुछ भी और प्लान कर रहे हैं, और आप लैंड का यदि प्लान करते हैं, तो रियल एस्टेट में क्या होता है कि आपको इन्वेस्टमेंट पार्टनर बनने को तैयार होता है, उसको अपन कहते हैं बैंक। यानी आप कोई भी प्रॉपर्टी का प्लान करते हैं तो प्रॉपर्टी में जो महंगाई की दर है प्लस आपका जो बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो होम लोन वैसे भी कम होता है, और महंगाई दर जो बढ़ रही है, तो एक्चुअल में आपको हो सकता है लग रहा है कि आपके बैंक की जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 8%, 9%, 10%, 11% लग रही हो, लेकिन जो महंगाई दर है, महंगाई दर भी जिस हिसाब से बढ़ रही है, तो महंगाई दर घटाने के बाद में जो पैसा बढ़ता है वो एक्चुअल में आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। तो यहां पे आपको ये भी देखना है कि आपका जो इन्वेस्टमेंट पार्टनर बन रहा है बैंक बन रहा है, बैंक आपका अप्रोक्स 70 to 80% आपके भी पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है आपकी प्रोफाइल के बेस पे। तो यहां पे सबसे अच्छी चीज क्या है कि आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, मान लो आपने कोई प्रॉपर्टी ली 1 करोड़ की, तो आपको 70 to 80 लाख तो आपको बैंक देगा, 20 to 30 लाख आपको देना है, तो आपका इन्वेस्टमेंट आपका 1 शेयर हो रहा है, लेकिन आपको जो जेब से जो आपने जो अपने से मैनेज किया वो आपने 20 to 30% किया है, तो कल को जो ग्रोथ मिलेगी आपको उस टोटल पेमेंट में मिलने वाली तो बैंक ने आपने दोनों ने मिलकर किया है। तो सबसे अच्छी चीज आपको इन्वेस्टमेंट पार्टनर मिल रहा है जिससे आपको एक लिवरेज इनकम भी ले सकते हैं। तो ये कुछ इस तरह है कि आप इस तरह प्लान करके आप रेंटल के मकान में रह करके, जब अपने खुद का मकान, यदि आप रेंट का मकान रह रहे हैं और आपने यदि पैसों के इन्वेस्टमेंट भी नहीं किया, तो आपको कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी, फ्यूचर में आपको अनसिक्योरिटी फील रहेगी। लेकिन यदि आप लैंड बैंक यदि बनाते हैं और फ्यूचर में आप अपने खुद के मकान शिफ्ट होने का प्लान करते हैं, तो आपकी ये लैंड बहुत सपोर्ट करेगी आपके खुद के मकान शिफ्ट होने में। तो दोस्तों, आप मेरी वीडियो बहुत देखते हैं, पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, इससे बहुत एनर्जी मिलती है, बहुत मोटिवेशन मिलता है, और एक कुछ कारण मिलता है कि हम लोग इस तरह वीडियो बनाते रहें। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।